धन्वंतरि स्तवन के बाद चरक जयंती के वेरी डिवाइन ओकेजन पे हम ये हेलो, am I audible? I request all participants kindly yes, I request all participants kindly mute yourself. होस्ट पवन कुमार सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको म्यूट कर दिया मैंने। जय मैडम, आप खुद भी म्यूटेड हो, इसलिए आप अनम्यूट करें एक बार। और मंजरी मैडम नमस्कार, आप अनम्यूट करें ना एक बार अपने आप को, बाकी सबको म्यूट कर दिया है। अभी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी ना, हाँ म्यूट करो करके मैंने म्यूट किया। नहीं, मैंने कर दिया इधर से सबको म्यूट, तो सब ऑल म्यूट ऑल होते हैं ना उसमें, तो अतुल जी भी म्यूट हो गए, जाई मैडम भी म्यूट हो गई। तो जाई मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मंजरी मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सबको नमस्कार। ये बैडगी जी को म्यूट नहीं कर सकते हम। अरे पवन जहाँ पवन जी है परमेश्वर अपने आप पहुंच जाता है। सही है। वयस जी नमस्कार, अनूप जी नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। चरक वंदना के कुछ कवन ये करने के बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज चरक जयंती के शुभ अवसर पर नागपंचमी है हमारे महाराष्ट्र में। तो इस शुभ अवसर पर हम ये लेक्चर अरेंज कर रहे हैं और अभी तक 88 पार्टिसिपेंट्स है, फ्यू आर वेटिंग ऑल्सो। तो मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक मेरी चरक वंदना हो जाए, आप जितने लोग वेटिंग में उनको अलाउ करें। तो मैं चरक वंदना को स्टार्ट करती हूँ। हे महर्षि, तुम हमारे ज्ञान के आधार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। योग से ही चित्त शुद्धि व्याकरण वाणी सजी, वैद्य विद्या से हरि पीड़ा महा आक्रांत की। हेतुलिंग औषध ज्ञानम के वातावत हार हो, रुग्ण की दशविध परीक्षा के परम आधार हो। हे महर्षि, तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो। लोक पुरुष साम्य की परिकल्पना तुमने गढ़ी, वात कफ और पित्त की संकल्पना तुमसे पढ़ी। तुम प्रमाणों में शिरोमणि युक्ति के दातार हो। हे चरक अधिपति पतंजलि वैद्य के अवतार हो। हे महर्षि, तुम हमारे ज्ञान के आधार हो। प्रकृति की अवधारणा जीनोम का आधार है। बीजदोषज व्याधियों की जेनेटिक व्यापार है। आप शाश्वत शास्त्र के ऋषिवर अनूठे सत्य हो। वैद्य विद्या के प्रणेता तुम परम स्तुत्य हो। हे महर्षि, तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो। Thank you very much. Now officially, formally, I have to introduce my guru, Dr. Manjari Deshpande. So, Madam, I welcome you on the behalf of Rognidan Academy. Madam Manjari Deshpande is professor in Rognidan Department of Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune. Madam is well-known personality. She is MD PhD. She is FEMER Fellow from 2014. She is approved faculty of Basic and Advanced HSCT Department of MUHS. She is Secretary Life Member Committee of Rashtriya Shikshan Mandal, Pune. And she is having more than 14 publications in reputed index journals. Madam, I request you to start with your lecture. I think there is a share option on your bottom of your screen, and you can start with sharing your PPT. Thank you very much. पवन जी, आप मुझे म्यूट कर। Thank you, Chitra, Rai, for the kind information. Today is चरक जयंती and ये मेरा सौभाग्य है कि इस दिन मुझे ये प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है। तो आप सभी विद्वत जनों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने सादर करती हूँ। तो आप हेलो,
I request all participant kindly, सर ने तो म्यूट किया है, but those are newly added, please mute yourself. And पवन सर वेटिंग में कुछ लोग हैं, प्लीज उनको अलाउ कीजिए. 95 participants. Yes, yes. ज्वाइन करते समय ये ऑन करके ज्वाइन हो रहा है. मैडम अनम्यूट. मंजिरी मैडम को भी म्यूट कर दिया मैंने. सदानंद सर की स्पेशल रिक्वेस्ट है. अनम्यूट कीजिए मैडम. मंजिरी मैडम अनम्यूट कीजिए. कर रही हूँ सर. और स्क्रीन शेअर एबल कर दो. पवन सर त्यांना हे करा, होस्ट करून त्यांना स्क्रीन शेअर एबल करा. नमस्ते कोडवानी सर. कोडवानी सर पण आलेत मला वाटतं. हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम. कोडवानी सर नमस्ते. आप नाम बदल के ज्वाइन कर रहे हो आप. अरे हाँ. कोडवानी सर नमस्कार. सर स्क्रीन शेअर ऑन कर दीजिए. सर मॅडम तुमच्याकडे असणार स्क्रीन शेअर खाली बघा. नाही. डिसेबल्ड. या होस्ट नाही. हा नाही आहे मॅडम. चेक करा. नाही ना. करा एकदा मॅडम चेक. I am very happy to see that all stalwarts of means all Tarangana of Nidan, they are like helping, supporting and बड़े लोग दिख रहे हैं मेरे को. 100 participants are now. Yes, madam. Yes. Okay. जिससे yes. सभी को मेरा प्रणाम. और आई थिंक मुझे ऐसा बताया गया था कि ये लेक्चर जो है वो यूजी और पीजी स्टूडेंट टारगेट करके किया है. सर बराबर है ना? हाँ मैडम. हाँ, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये प्लान किया गया है लेक्चर का. तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें जो मैं बोलने जा रही हूँ वो रूटीन टेक्स्ट बुक्स में या इसमें जो है आसानी से पढ़ के जो ग्रास्प किया जा सकता है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी. मुझे इसे बताया गया था कि आप उधर संप्राप्ति और व्यवच्छेदक निदान पे बोलना है आपको. तो मैंने ऐसा कहा था कि व्यवच्छेदक निदान या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो टाइम लिमिट है उसमें शायद वो कवर नहीं कर पाओगे. तो जितना हो सके उतना कवर करने का प्रयास है. आज के लेक्चर ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द संप्राप्ति ऑफ उदरोमा. सर शायद किसी के मैडम मैं सबको म्यूट कर देता हूं तो आप भी म्यूट हो जाते हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज. हाँ अभी हो गया है ना. ठीक. So objectives of today's sessions are to understand the Samprapti of Udara Roga and to apply the basic principles and appreciate the need of the reading in between the lines. क्या है कि जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है उनको नजरअंदाज किया जाता है. उन पे डिस्कशन नहीं होता है ऐसे मुझे लगता है क्योंकि जब भी पीजी स्टूडेंट्स की एग्जाम्स लेने जाते हैं ना हम लोग उनको कुछ पूछा जाता है तो वो आंसरेबल नहीं होते हैं. इसका कारण यही हो सकता है कि उनकी थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप नहीं हुई है शायद. आई थिंक मैं बीच में थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करूंगी. चलेगा ना सर? हाँ मैडम बिल्कुल. हाँ तो क्या आप एग्री होते हो इस मेरे विचार से कि
स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो एबल नहीं है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का जवाब देने में। तो आप एग्री है इसमें? आज के डेट में आप ही मालिक है मैडम, आप जैसा चाहिए वैसे कंडक्ट कर लीजिए। नहीं सर, ये जो है मेरे ख्याल से ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर आप एग्री हो तो हम लोग आगे जा सकते हैं। ओके, तो अगर उदर व्याधि की संप्राप्ति हमें देखनी है तो त्रिशोथी अध्याय में ऐसे बताया गया है कि उदर व्याधि जो है वो एक देशज शोथ है और एकांगज शोथ है, और वहाँ उसकी संप्राप्ति भी थोड़ी बहुत बताई गई है। यस्य वात प्रकोपिता त्वग मांसांतरम आश्रितः शोतः संजयते कुक्षौ उदर तस्य जायते। तो उदर के स्थान में जो शोथ आता है उसको उदर कहते हैं। तो उदर की संप्राप्ति समझने के समय हमें ऐसे लगता है कि ये शोथ की संप्राप्ति जो है वो पहले ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही हम उदर की संप्राप्ति समझ सकते हैं। तो बेसिक संप्राप्ति जो होगी उदर व्याधि में वो शोथ की तो होगी ही होगी। तो अगर हम उदर की संप्राप्ति समझना चाहते हैं तो शोथ की संप्राप्ति भी हमें देखनी चाहिए। तो शोथ की संप्राप्ति जो है उसमें दूष्य जो बताया गया है तो रक्त, त्वक और मांस, बहिस्सिरा, ऐसे दूष्य बताए गए हैं। यहाँ पे बहिस्सिरा ये जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। मांस और त्वक के अंतराल में ये जो दोष है उन वो आ जाते हैं। तो ये मांस और त्वक अंतराल जो है वो हमें क्या गृहित धरना चाहिए, ये भी अगर हम पहले क्लियर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से त्वक मांसाश्रय का एक जो संबंध लगाया है थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी में जिन्होंने काम किया है वो ऐसे बताते हैं कि वो त्वक मांसांतराल जो है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा ये बताया गया है कि रक्त, पित्त, कफान, वायु, तो तीनों दोषों की संप्राप्ति में संभावना गृहित धरनी चाहिए। और रक्त ये दोष बताया है, तो यहाँ पे रक्त ये दोष जो है सुश्रुत ने भी दोष बताया है, वो भी हमें गृहित धरना चाहिए। हारित संहिता में ऐसे बताया गया है कि जहां जहां भी शोथ है वहां वहां रस की अनुभूति होनी ही है। रस की दृष्टि के सिवा कौन सा भी शोथ निर्माण नहीं हो रहा है। और ये रस जो है वो सर्व देहानुग है, सभी शरीर के सभी अवयवों में रस की अभिप्रेति है, हमें वो गृहित धरनी चाहिए। तो रस की दृष्टि के अलावा शोथ की उत्पत्ति नहीं है, रक्त की दृष्टि के अलावा शोथ की उत्पत्ति नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी रस और रक्त ये दो जो भाव है उन्हें और भी हमें ध्यान देना चाहिए। तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, तेषाम यानी धातु नाम, सभी धातुओं की क्षय और वृद्धि शोणित यानी रस और रक्त पे निर्भर है। तो इन दोषों में अगर दृष्टि होती है, इन रस और रक्त में अगर दृष्टि होती है तो आगे की धातुओं में भी दृष्टि हो जाती है, क्षय वृद्धि हो जाती है। अगर हमें उदर रोग के हेतु देखने हैं तो उदर रोग के हेतुओं में आपको तो सबको मालूम ही है ये सब, फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लीहा, अर्श, ग्रहणी ऐसे चिरकारी व्याधि जो है उनके कर्म विभ्रमात स्रोतसों के दुष्टि से, स्रोतसों का क्षोभ होने से, दोषों की अति प्रमाणात संचिति होने से और मंदाग्नि से उदर रोग की उत्पत्ति होती है।
दूसरा जो उदर रोग का निदान जो बताया है उसमें टीका हमें पढ़नी चाहिए, और टीका जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे दिखाई देता है ये अग्निमांद्य जो है उसका दोष जनकत्व बताया है। तो अग्निमांद्य से सभी दोषों की दृष्टि होती है, विकृति होती है, वृद्धि होती है, ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन यहाँ पे जो अग्निमांद्य है वो चिरकारी अवस्था से हमें गृहित धरना चाहिए। मंदेग्नव मलिनो भुक्ते ऐसे जो बताया है, तो मलिन शब्द का अर्थ जो बताया है मलिनई इति अत्यर्थ दोष जनकई। तो जो भी विरुद्धाहार या जो भी आसन हम कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसके खाने से और ये मंदाग्नि होने से, अग्निमान्य होने से जो भी दोष उत्पन्न होते हैं वो विकार कारकत्व जिनमें है, ऐसे ही दोषों की उत्पत्ति यहाँ गृहित धरनी चाहिए। आगे जाके बताया है कि मल संचयात। तो ये मल कौन है? तो मल का ये बताया है टीका में, मलः दोषः। तो ये जो विकृत उत्पन्न हुए दोष है वो भी मल के समान ही हो रहे हैं। और पुरुषादयी मल तो है ही, उनकी उत्पत्ति तो ज्यादा हो ही रही है, क्योंकि अग्निमांद्य से जो भी उत्पन्न हो रहा है वो अपक व आम ऐसे स्वरूप से ही उत्पन्न हो रहा है, और उनमें पुरुषादि मलों की भी उत्पत्ति ज्यादा अति मात्रा में हो रही है। तो मल संचयात इति मलः दोषः पुरुषादयश्च तेषां अतिवृद्धित्व। तो ये हमें थोड़ा बैकग्राउंड में गृहित धरना चाहिए। अगर मॉडर्न के हिसाब से हम देखते हैं तो लिवर सिरोसिस इज द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, एंड बाकी के जो कॉजेस है उनमें पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी है, कार्डियक कंडीशंस है, कार्डियक फेलियर सीसीएफ में पेशेंट जाता है वो है, ट्यूबरकुलोसिस या अदर इन्फेक्शंस है, और बहुत सारे बाकी इन्फेक्शियस कंडीशंस है, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो इन हेतुओं को अगर हम गृहित धरते हैं तो आगे जाके हम शॉर्ट में ऐसी संप्राप्ति में थोड़ा विचार कर सकते हैं कि अग्निमांद्य चिरकारी अवस्था से है। दूसरा जो है अत्यर्थ दोषजनक ऐसा आहार, विरुद्धासन ऐसे आहार वो व्यक्ति अगर ले रही है, पूर्वोत्पन्न व्याधियों से, ग्रहणी के दोष से या ग्रहणी दोष की उत्पत्ति से उनमें चिरकारी अवस्था से ये अग्निमांद्य और अजीर्ण और ये सभी अवस्थाएं उपस्थित ही है। तो यहाँ पे अजीर्ण जो हो रहा है वो हमें गृहित धरना है, वो जो रसशेषाजीर्ण है। अभी रसशेषाजीर्ण की हम अगर बात करते हैं तो उधर की पूर्व रूपावस्था में जो क्षुधानाश वगैरह वगैरह जो लक्षण दिखाई देते हैं वो हमें रसशेषाजीर्ण के लक्षण ही उपस्थित दिखते हैं। तो ये पूर्व रूपावस्था जो है वो भी चिरकारी अवस्था से हमें दिखाई दे रही है। उसकी शुरुआत जो हो रही है वो ग्रहणी अर्श ऐसे चिरकारी व्याधियों की उपस्थिति से ही हमें गृहित धरनी चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये रसशेषाजीर्ण भी वहां पे चिरकारी है। अभी ये रसशेषाजीर्ण है, ग्रहणी दोष है, चिरकारी अग्निमांद्य है, तो उसके हिसाब से चिरकारी अवस्था से शुरू हो गई जो आम निर्मिति है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी आम निर्मिति जो है उसमें हमें गृहित धरना है ना कि वो अन्नवा स्रोतस या रसवा स्रोतस पे सीमित है, वो जो है वो आगे की धातुओं में भी संक्रमित हो गई है। तो आगे की धातुएं जो है वो भी बहु अपचित अपक्व ऐसे स्वरूप से निर्माण हो रही है। तो धातु स्नेह परंपरा धातु स्नेह परंपरा पे अगर हम काम जो हो रहा है वो देखते हैं तो जो धातु पोषक अंश निर्माण हो रहे हैं आगे आगे धातुओं के, वो भी आम अपक्व स्वरूप के निर्माण हो रहे हैं। तो स्थानश्च एवं मार्गगश्च धातु जो है उनमें भी
विकृति साइमल्टेनियसली हो रही है, ऐसे सोचना चाहिए, तभी हम आगे की संप्राप्ति समझ सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे क्या हो जाता है कि रस धातु की कार्य विकृति होती है। ये रस धातु की कार्य विकृति के कारण तर्पण आदि कार्य जो है उसके वो उनका हनन हो जाता है। उसके बाद में रक्त धातु की भी निर्मिति में विगुणता आती है। तो तर्पण, स्नेहन और जीवन, ये जो रस और रक्त के मेजर कंपोनेंट्स है कार्य के, उनमें हनन हो जाता है और आगे जाके आगे वाले जो धातु की उत्पत्ति हो रही है उनमें भी विकृति आ जाती है, उनमें भी सामता निर्माण हो रही है। और वो धातु भी आम, अपक्व, बहु, पिछिल, इन गुणों के हिसाब से निर्माण हो रही है। तो हमें ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते और तेषाम प्रकोपा, तेषाम यानी रस और रक्त के प्रकोप से स्थानश्च एवं मार्गगश्च शरीर धातवः प्रकोपम आपद्यते। ये बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी संप्राप्ति जो उदर की बताई है वो 2 ही लाइन में बताई गई है। प्राणाग्नि अपानान संध्युच्च जनयन्ति उदराम नृणाम अग्नि दोषान मनुष्याणाम, ये 2 ही बेसिक ये बताए हैं। रुद्ध्वा स्वेदाम्बु वाहनी, तो प्राण, अग्नि, अपाना इनकी दृष्टि होती है। स्वेद व अम्बु व स्रोतस का अवरोध होता है और त्वक और मांस, जो उदर का त्वक और मांस स्थान है उनमें उत्सेद आता है, शोथ आता है, तो उसको उदर व्याधि कहना चाहिए। बस यही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यही ध्यान में रखते हैं और इतनी ही संप्राप्ति बताते हैं। तो वो एबल नहीं होते हैं कि ये स्रोतस में ही अवरोध क्यों, तो वो बताते हैं कि ये व्याधि स्वभाव है, व्याधि प्रभाव है, इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे नहीं है, इसका उत्तर भी ग्रंथों में दिया है, वो हमें देखना है। तो प्राण का भी स्थान जो है, उसका कार्य जो है वो हमें मालूम है, उसका भी हमें कार्य यहाँ पे करना चाहिए। अपान का जो कार्य है वो भी हमें देखना है। अग्नि का कार्य है वो तो सबको अभी तक मालूम हो गया है, अग्नि दृष्टि है, अग्नि मान्य है, धात्वग्नि मान्य है, काम स्वरूप में धातुओं की उत्पत्ति हो रही है और तो दृष्टि हो रही है, ये तो बेसिक सबको मालूम है। लेकिन अभी स्वेदव स्रोतस और अम्बुका स्रोतस की ही दृष्टि यहाँ पे क्यों बताई है, तो इसका उत्तर वातव्याधि चिकित्सा अध्याय में हमें मिलता है। वहां पे जो स्थान दिए हैं सभी वायुओं के, उसमें ये स्ट्रेट वे बताया गया है, स्वेद दोषाम्बुवाहानि स्रोतांसि समधिष्ठितः अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थो समानोऽग्नि बलप्रदः। हम खाली इतना ही ध्यान में रखते हैं, समानो अग्नि समीपस्थ, और ये जो बाकी बताया गया है वो भूल जाते हैं। तो अगर अग्नि की दृष्टि है तो समान वायु की दृष्टि है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो अग्नि मान्य हो गया है तो समान वायु की दृष्टि तो होनी ही है। तो हमें आश्रय संबंध जो है उसका भी यहाँ पे विचार करना चाहिए कि समान वायु की दृष्टि है तो स्वेद और अम्बुवा स्रोतस की भी दृष्टि यहाँ पे इस कारण से होनी है। आश्रय और आश्रयी दोनों की एक समान दृष्टि होती है, एक की दृष्टि होती है तो दूसरे की दृष्टि होती है। तो यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये कारण जो है ये इनमें गृहीत धरना है। अपान का जो कार्य क्षेत्र बताया गया है उनमें वंक्षण ऐसा बताया गया है, जो कि हमें वृक्क का निर्देश देता है कि ये स्थान में वृक्क स्थित है। तो ये वृक्कावयव का भी यहाँ पे दूषत्व निर्माण होता है और उसके हिसाब से वो जो रीनल कॉजेस है, जो रीनल इम्पेयरमेंट है, वो इनमें हम गृहीत कर सकते हैं।
और हमें पेशेंट में दिखाई देता है कि उनमें मूत्राल्पता हो रही है और ये सब हो रहा है, तो इसके कारण से वो हमें गृहित धरना चाहिए। तो प्राण की कार्य जो है पूरण, अग्नि का जो है विवेचन और अपान का जो है धारण, इन तीनों कार्य में विकृति यहाँ अपेक्षित है। तो अग्नि का विवेचन ये जो कार्य है वो आगे हम देखेंगे, और अपान का जो धारण कार्य है वो भी, उस पे भी हम थोड़ा विचार करेंगे। तो विकृत दोष उत्पत्त हो रहे हैं, उनकी संचिति बहुत प्रमाण से हो रही है, साम अपक्व धात्वांशों की निर्मित हो रही है। उसी टाइम क्लेद नाम का जो पदार्थ है उसकी भी उत्पत्ति ज्यादा प्रमाण में हो रही है। और ये जो क्लेद अपक्व धात्वांश जो है वो रसगामी हो रहे हैं, और रसगामी होके वो, क्योंकि इन पे थोड़ा और पचन होना, उन पे थोड़ा और काम होना ये अपेक्षित है, और ये परिणाम आपद्यमान भाव धातु जो है, जो अपक्व है, वो सभी शरीर में संचार करते रहते हैं, रसगामी हो। तो ये जो क्लेदांश है, ये जो अपक्व आम धात्वांश है, वो शरीर भर संचार कर रहे हैं, और अभी ये समान और स्वेदव स्रोतस और अंबुव स्रोतस की दूषित वो उसी टाइम से चालू हो गया है। तो ये दूषित वो जो चालू हो गया है, उसके हिसाब से ये रसगामी दोष जो है उनको विगुण स्थान मिल गया है, तो वहां पे जाके उनका आश्रय हो रहा है। और ये जो हो रहा है वो बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत चिरकारी अवस्था से हो रहा है। तो ये दोषों का संचय और स्वेदव अंबुव स्रोतसों में अवरोधात्मक संप्राप्ति चिरकारी अवस्था से हो रही है। अभी ये चिरकारी अवस्था से होने वाली संप्राप्ति जो है और अवरोधात्मक संप्राप्ति जो है, उससे त्वक मांसस्थ शोथ कैसे उत्पन्न होता है वो देखने के लिए हम केवल ये दो सूत्रों पे निर्भर रहे तो हमें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऐसे कई व्याधि है जिनमें विशेष संप्राप्तियां जो बताई है उनका भी हमें विचार करना पड़ता है। तो हम आगे जाते हैं। ये यकृत प्लीहोदर की संप्राप्ति बताई गई है। शोणितम वा रसाधिप्यो विवृद्धं तम विवर्धये। यहाँ पे शोणित और रस का उल्लेख ग्रंथकारों ने किया है। सर ये स्क्रीन पे ऐसे क्यों आ रहा है? क्या क्या दिख रहा है मॅडम आपको? नाही ठीक आहे, गेलं ते मॅडम, हाँ, चुकून हाँ. तुमच्याकडनं गेलं, हे अब झालं सही असेल. हो गया मैडम, अब सही हो गया, पहले आ रहा था, अब हाँ, सही हो गया। हाँ. ठीक है। तो ये यकृत प्लीहोदर की संप्राप्ति भी हमें सामान्य संप्राप्ति के साथ ही सोचनी चाहिए, तभी हम अवस्थाओं का भी विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शोणितम व रसादिभ्यो विवृद्धं तम विवर्धयेत्। तो हमें एक जो प्रिंसिपल है, पूर्वो धातु परम कुर्यात् वृद्धः क्षीणश्च तद्विधम्, ये वाग्भट में आया है सूत्र कि पूर्व धातु की विकृति होती है तो आगे की धातुओं की भी विकृति होती है। पूर्व धातु का क्षय है तो आगे भी क्षय की विकृति होती है, वृद्धि है तो वृद्धि होती है। और अगर धात्वग्नि मांद्य है तो उनमें वृद्ध्यात्मक विकृति ज्यादातर होती है, क्योंकि वहां पे उत्पन्न होने वाले धातु जो है वो आम, अपक्व और बहु ऐसे स्वरूप में उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे जो बताया गया है, वृद्ध्या कार्यस्य रक्तस्य वृद्धिं तथा रसस्य कारणस्य वृद्ध्या कार्यस्य रक्तस्य वृद्धि तथा मांसादिभ्यो अपि रक्त वृद्धिर्भवति। ये कैसे हो सकता है? तो ये कैसे हो सकता है, इसका आंसर हमें मिलता है रक्त पित्त के संप्राप्ति। तो रक्त पित्त के संप्राप्ति में ये आंसर कैसे मिलता है? तो
ये स्लाइड पे हम बाद में आएंगे। रक्त पित्त की संप्राप्ति है तई हेतुनि संश्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद योनित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत् प्रदूषयत् तस्योष्मणा द्रवो धातु धातोः धातोः प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन समृद्धि भूयः तत् अधिगच्छति। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रक्त और पित्त एक से दूसरे की विकृति होती है, उष्ण और द्रव गुण से रक्त और पित्त की विकृति होती है। तो ये उष्ण और द्रव गुण से होने वाली ये जो विकृति है, उससे क्या हो रहा है, रक्त में द्रवत्व आ जा रहा है और ये सभी का उष्ण गुण बढ़ रहा है। ये उष्ण गुण से बढ़ा हुआ द्रव गुण रक्त जो है वो स्रोतों में संचार कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली ये स्थानिक ऊष्मा बढ़ रहा है। सो ये स्थानिक ऊष्मा जो है, ये ऊष्मा उसमें आजू बाजू में जो भी स्थित धातु है वो धातुओं का स्वेदन कर देता है। तो स्वेदन होने से उसमें द्रवत्व और बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ जो द्रवत्व से बढ़ा हुआ रक्त और पित्त है वो और उसमें द्रवत्व आके वो आगे चला जाता है। तो धातोः धातोः प्रसिच्यते, धातोः धातोः प्रसिच्यते यानी क्या कि आगे आगे धातुओं की भी वो स्वेदन करके उसमें से द्रवांश निकालता रहता है और ये जो द्रवांश है उसमें कई प्रमाण में धात्वांश भी उपस्थित रहते हैं। तो ये अभ्यंतर स्रोत में विमार्ग गमन ऐसे हम सोच सकते हैं। तो इसमें से जो धात्वांश है वो अभी ये यकृत वो मूल स्थान है, आश्रय है। तो ये रक्त पित्त जो है बढ़ा हुआ जो है वो उनमें अभ्यंतर विमार्ग गमन होके वो आश्रय लेता है यकृत और प्लीहा में और उसकी वृद्धि करता है। उसकी वृद्धि करता है तो उसमें हमें फैटी डिजेनरेशन ये सब ये जो दिखाई देते हैं। तो ये जो मेदांश जो है वो अगर आते हैं तो उसका फैटी डेवलपमेंट हो जाता है। मांस का जो आता है तो उनमें यकृत वृद्धि के बाकी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे हम सोच सकते हैं। ये है जो है ये संकल्पना हम अभ्यंतर विमार्ग गमन के हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये मांसादि धातुओं का भी क्षरण करके स्वेदन करके उनमें विमार्ग करा के ये वृद्धि हो जाती है। तो रस रक्त ये बहु अपचित द्रव ऐसे होते हैं, उनमें रसगामित्व आता है। रसादि धातु वृद्धि होती है, मांसादि धातुओं की भी वृद्धि होती है, उनका स्वेदन होता है, उनके स्वेदन से ये जो है द्रवत्व बढ़ जाता है और यकृत स्थानीय उनकी संचित अवस्था होती है और यकृत वृद्धि प्लीहा वृद्धि ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जो अवस्थाएं बताई गई है उन अवस्थाओं में अजातोदकावस्था, पिच्छावस्था और जातोदकावस्था बताई गई। तो ये जातोदकावस्था और उदर की त्वचा में उदक का संचित अवस्था कैसी होती है, तो सुश्रुत ने अच्छी तरह से बताया कि एक कोष्ठात उपस्नेहवत अन्न सारो निसृत्य, ये अन्न सार जो है ये विकृत रस जो है वो रस आगे जाके सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं जो होती है उनके बाद ये जो है वो उपस्नेहवत यहाँ पे आता है। तो रक्त पित्त की संप्राप्ति में हमने देखा है कि स्थानिक ऊष्मा बढ़ता है।
ये जो स्थानिक ऊष्मा बढ़ता है, धातुओं का स्वेदन होता है, तो बेसिक फिजिक्स हमें मालूम है कि अगर हीट दी जाए किसी भी सब्सटेंस को, जो अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाता है, उसका घनत्व बढ़ता है और वो लिक्विड होता है, लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में जाता है। तो ये स्रोतों का आवरण जो है उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं, और उनमें जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है वो परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। तो ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, और ऑस्मोसिस चेंज हो जाता है। तो ये सुषिर स्नायु जो है वो एक सीव जैसा काम करते हैं। तो ये ऑस्मोसिस चेंज होने से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। जहाँ पे प्रेशर कम है वहां पे ज्यादा प्रेशर जो जहाँ पे है वहां से वो ऊजिंग होता है उन कंटेंट्स का, और वो उदर में संचित हो जाते हैं। ये स्नायु जो है वो सुषिर स्नायु और सीव जैसा स्नायु ऐसा सुश्रुत में बताया है। तो नवघट जो होता है उनमें जैसे सच्छिद्रता होती है, वैसे ही इन स्नायुओं में सच्छिद्रता होती है, और ये ऊष्मा की वजह से ये सच्छिद्रता है वो ओपनिंग्स जो है वो परमिएबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और ये विकृत द्रवत्व जो निर्माण हो गया है वो द्रव ऊज होने लगता है उदर की त्वचा में। न्याय चंद्रिका के टीका में भी बताया गया है कि रसस्वेदाम्बुवहानां स्रोतसां दुष्टे दुष्टिश्च एतेषां संवृत्त मुखत्वेन विनिवृत्त मुखत्वेन च। तो यहाँ पे हम जो मॉडर्न टेक्निक जो बताया है कि ऑस्मोलरिटी जो चेंज हो जाती है वो यहाँ पे हम सोच सकते हैं। स्वेदो परिदाहश्च जायते, तो यहाँ पे ही बताया गया है कि परिदाहश्च जायते, स्वेदन हो जाता है, तो ये भी हम सोच सकते हैं। और इसके हिसाब से स्वेदस्तु बाह्येषु स्रोतस्तु प्रतिगत तिर्यगस्त, तो ये सब हमें सोच के ये संप्राप्ति ऐसे लगा सकते हैं। आगे जाके सभी उदर की अगर चिकित्सा नहीं की जाती है तो धातुपाका द्रवः द्रवीकुर्यु संधि स्रोतो मुखानि अपि, तो न केवलम स्वयं दोषः द्रवत्वागता यावत् संधि स्रोतो मुखान्यपि द्रवीकुर्यु। तो यहाँ पे सभी जो धात्वांश है, सभी जो स्रोत है, संधियां हैं, सभी में धातुपाक की प्रक्रिया होती है। किससे होती है? तो ये रक्त और पित्त विकृत होने से, रस रक्त पित्त ये सब विकृत होने से धातुपाक जो हो रहा है वो हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। और ये जो धातुपाक की सभी लक्षण है, ये सभी लक्षण उदर के पेशेंट्स में हमें दिखाई देती है। तो ये धातुपाक भी हमें ग्रेड बनना चाहिए। तो प्रतिरोध, स्थानिक अवरोध जनित ऊष्मा वृद्धि, उनमें से हो रहा है धातुपाक, धातुओं का स्वेदन हो रहा है, उससे भी क्लेदा की वृद्धि हो रही है और द्रवत्व निर्माण हो रहा है। ये जो सभी स्वेदन और ये हो रहा है तो स्रोतों में उसकी वजह से क्षुब्धता आती है, अपक्व मार्गक धातुओं का विमार्ग गमन होता है, और उदर में उपस्नेह न्याय से जातोदकावस्था उत्पन्न होती है। ये जो अपक्व धातुओं का विमार्ग गमन हम बोल रहे हैं वो अभी हम डायग्नोस्टिक लेवल्स पे ऐसा सोच सकते हैं कि मांस धातुअग्नि की विकृति है तो उसमें से जो अल्बुमिन प्रोटीन्स और ये सब निर्माण हो रहे हैं, और प्रोटीन्स पे जो डिपेंडेंट सभी धातु और ये है उनमें डिरेंजमेंट ज्यादातर है, और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द peritoneal cavity which is showing you the
increased ascitic albumin levels, whereas liver function टेस्ट जो हम करते हैं उनमें हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोअल्बुमिनिया दिखता है. So protein albumin levels are decreased in the serum. So मार्गक धातु में हमें ये विकृति जो दिखाई देती है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं. और presence of albumin और protein in the urine shows that मूत्र से क्लेद वहन का जो कार्य होता है उनमें ये क्लेद स्वरूप अंश में जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन अपक्व आम स्वरूप में दिखाई देते हैं वो हमें. हेलो सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है. हेलो हेलो हॅलो सर, येतोय आवाज? हो, मला तर येतोय चांगला, म्हणजे बारीक आ रहा है, बारीक. क्लियर आहे एकदम. ओके ओके, ठीक है मैडम. हाँ, तो ये क्लेद के स्वरूप में हम ये सब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सोच सकते हैं. ऐसे विस्तार से बताया जाए तो बहुत देर लगेगी ये, लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. तो रक्त से वृद्धि, उनमें भी अपक्व आम दोष रहते हैं, वो भी हमने देख लिया है. तो मॉडर्न के हिसाब से जो संप्राप्ति है शोध की ये थोड़ी डायग्रामेटिक लेवल में बता दिया है. ये स्लाइड्स तो शेयर हो जाएगी, आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट ही बाकी है, 10-15 मिनट. सीरोटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो एसाइटिस की उत्पत्ति बताई गई है, वहां पे भी बताया गया है कि पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लैंचेनिक लिम्फ फॉर्मेशन, और ये सभी जो है उनमें भी लिम्फ फॉर्मेशन जो होता है उसका ऊजिंग होता है, क्योंकि वो जो है वो ऑस्मोलरिटी चेंज करता है. ऑस्मोलरिटी के चेंज करने की वजह से ही उनमें ये होता है. साइमल्टेनियसली सोडियम और वाटर रिटेंशन की प्रवृत्ति होती है. तो उसके हिसाब से पेडल एडिमा एंड ऑल दीज थिंग्स आर observed in these patients. So this is again a diagrammatic representation. Systemic inflammation जो होता है उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. ये दोनों की वजह से रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है और उसके हिसाब से वो हिपैटोरीनल सिंड्रोम डेवलप करता है. और ऑन द अदर साइड सोडियम वाटर रिटेंशन, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ऑस्मोलरिटी चेंज हो जाती है और एसाइटिस डेवलप होता है. स्पॉन्टेनियस और इन्फेक्शियस कंडीशंस में क्या होता है, ये भी सीरोटिक पेशेंट्स में ज्यादातर हम सोच रहे हैं, क्योंकि सीरोटिक पेशेंट्स मोर देन 70 to 80% हमें दिखाई देते हैं. तो रेटिकुलर इंडिथेलियल फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हीमरेज, क्योंकि वेराइटीज डेवलप हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से. इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं इन पेशेंट्स में, तो बैक्टीरियमिया डेवलप हो सकता है और उसके बाद उनमें बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस दिखाई देता है. ये जो है, ये मैंने जो अभी तक पेशेंट्स देखे हैं, मेरा तो पीएचडी का रिसर्च प्रोजेक्ट भी उधर पे ही था, उसी टाइम भी मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं. तो ये टिपिकल वातोदर के पेशेंट्स के कुछ पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ. ये 3 जो है वो टिपिकल वातोदर के लक्षण हैं इन पेशेंट्स में. ये जो है टिपिकल कफोदर. अभी वातोदर के जो पेशेंट्स हैं उससे अलावा ये जो कफोदर के पेशेंट्स हैं उनमें स्थिरता, घनता ज्यादा दिखाई दी थी. और जितने भी कफोदर के पेशेंट्स मैंने देखे हैं अभी तक, उन पेशेंट में करीबन 75% पेशेंट्स में मैलिग्नेंसी थी. तो दूसरा जो इनमें विचार है वो थोड़ा आगे जाके बताऊंगी. ये थोड़ा कंप्लीट कर देती हूँ. तो कफोदर में मैलिग्नेंट कंडीशंस में ज्यादा दिखाई दी और यकृत लिहोदर में पेशेंट्स ज्यादातर दिखाई दिए. ये सम पिक्चर्स है. एक है तो कई असाध्य पेशेंट्स मैंने देखे हैं
उनमें से एक जो पेशेंट है ये इसमें स्क्रोटल एडिमा और पेडल एडिमा बहुत था। इस पेशेंट की 1 महीने में डेथ हो गई। ये जो पेशेंट थी ये भी मैलिग्नेंट असाइटिस की थी, इसकी भी 15 दिन में डेथ हो गई ये स्टेज डेवलप होने के बाद। और ये भी पेशेंट है वो ओवेरियन कैंसर की थी और उसकी भी डेथ एक करीबन 3 महीने में हो गई थी। तो यहाँ पे जो बताया गया है सर्वमर्मोच्छ शोध, तो ये ऐसे कंडीशंस हम कंसिडर कर सकते हैं। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, प्लेंट्रेल, हॉर्सशू डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस, पडल साइंस हमें देखनी चाहिए। ये जो है सिरोटिक पेशेंट्स जो है उनमें क्या क्या देखना चाहिए, उनमें इक्टेरस है, स्पार्स हेयर है, बेटॉट स्पॉट्स है, विराइसिस है, स्पाइडर नेवी है, पैराटिड स्पेलिंग है, पेलार, ग्लोसाइटिस, ये सब हमें, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी पिक्चर्स, कई पुस्तकों में है, वो देख सकते हैं आप। तो मॉडर्न के हिसाब से अगर हम ये संप्राप्ति देखते हैं तो ये लेवल पे हमें कंसिडर करना चाहिए। इनमें जो मैलिग्नेंसी दिखाई जाती है, ये दिखाई देती है हमें पेशेंट्स में, उसका ये और एक ये होती है कि यदा तु धातूनां न्यून अतिरिक्तत्वेन विषमो मेलको भवति। ये जो सूत्र है, तो लघुता वैषम्येन रोगमात्रजनकेन क्लेशं महत्वा तु असाध्य रोगजनकत्वेन वैषम्येन विनाशं मरणं प्राप्नोति शरीरम। ये जो सूत्र है उसके हिसाब से हम इसका व्याप्ति बढ़ा के थोड़ा सोच सकते हैं कि ये जो क्लेश, मरण, विनाश, ये जो है ना कि मरण यानी मृत्यु, ये हम सेल्यूलर लेवल पे डेथ ऐसा भी सोच सकते हैं। तो क्लेश, विनाश, ये जो है जो हमें इस्चीमिया और मैलिग्नेंसी इस लेवल से भी हम सोच सकते हैं। उसका थोड़ा डिस्कशन अलग हो जाएगा, लेकिन ये सोच सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और उसका बेस जो है तो धातु वैषम्य, यही दोष है। मॉडर्न के हिसाब से हमें अभी डायग्नोसिस पे थोड़ा बोले, ऐसे सर बोले थे, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर करना है तो ये तीनों संप्राप्तियों का हम अगर ध्यान में रखते हैं तो उधर व्याधि जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है। तीनों दोषों का ये है, 8 प्रकार जो बताए गए हैं उनमें छिद्रोदर और बद्धोदर छोड़ के बाकी के जो है उनमें आशुकारित्व, चिरकारित्व के आधार पे दकोदर की संप्राप्ति है वो हम कंसिडर कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस पे। तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और बाकी के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। और बाकी के जो प्रकार है उनमें हमें थोड़ा ऐसे विचार करना चाहिए कि तीनों दोषों से हो रहा है तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, दूषोदर, ऐसे विचार करने से अच्छा है कि हम कौन से टाइप का लक्षण ज्यादा दिखता है उसके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन तीनों दोषों की संप्राप्ति इसमें गृहीत धरनी चाहिए। तो कॉजेस ऑफ असाइटिस और ये थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर हम मॉडर्न का थोड़ा ये लेते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें दिक्कत नहीं आती है और हम ट्रीट करने में ज़्यादा सक्षम रहते हैं। तो पोर्टल कंडीशंस जो है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, सिरोसिस है, फल्मिनेंट हेपेटिक फेल्यूर है, पोर्टल कंडीशंस ज़्यादा रहती है। कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, बर्ड-चेरी सिंड्रोम है, ऑक्लूजन्स है। मैलिग्नेंसी में सेकेंडरी कार्सिनोमास दिखाई देते हैं, लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज एंड प्राइमरी मेसोथेलियोमास। इन्फेक्शंस में ज्यादातर ट्यूबरकुलर और एचआईवी इन्फेक्शंस हमें ज्यादा दिखते हैं। बाकी के जो है गोनोरी, ट्राइकोमोनासिस, फंगल इन्फेक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कंसिडरेबली कम दिखाई देते हैं।
अदर कंडीशन में एंडोक्राइनल एसाइटिस भी होता है, उनमें मिक्सोएडिमा ज्यादातर दिखता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन सिंड्रोम ज्यादा दिखता है, पैंक्रियाटिक एसाइटिस ज्यादा दिखता है, उसमें हमें एसाइटिक फ्लूइड में अमाइलेज लेवल्स इंक्रीज दिखाई देती है। बिलियरी लीक से भी ये होता है। बिलियरी लीक से अगर हो रहा है तो उनमें सर्जिकल हिस्ट्री हमें मिलती है, तो वो पहले देखनी चाहिए। एसएलईज, यूरिन एसाइटिस और यूरिनरी लीक। रीनल कॉजेस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोजिनस हेमोडायलिसिस डायलिसिस रेसिपिएंट्स है, और लेकिन रीनल कंडीशंस जो है उनमें सीरोटिक पेशेंट्स की हिस्ट्री है तो वो रूल आउट करनी चाहिए। और हाइपोप्रोटीनिमिया, हाइपोअल्बुमिनिया, मालन्यूट्रिशन कंडीशंस ये भी हमें रेयर कंडीशंस में दिखती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर कार्डियक एसाइटिस है तो हार्ट फेलियर और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ज्यादातर दिखाई देते हैं। उनमें डायग्नोस्टिक जो कंडीशंस है उनमें सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडिएंट is more than 1.1 mg per dl or ascitic protein will be more than 2.5 gram per dl. So hepatic venous pressure gradient may be necessary to make the differential diagnosis between cardiac and hepatic ascites. Malignant conditions जो है उनमें भी हमें malignant cells में दिखाई देते हैं। Localized and symptoms due to primary tumors दिखाई देते हैं। अगर नोड्यूलर लीजन्स है तो पैरासेंटेसिस के बाद हम ये क्लिनिकली जज कर सकते हैं। तो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस आर मोर नेसेसरी, बायोप्सीज शुड बी टेकन एंड सीए मार्कर्स विल बी हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस। ट्यूबरकुलस एसाइटिस जो है उनमें एसाइटिक फ्लूइड में AFB स्टेनिंग पॉजिटिव ट्यूबरकुलर ऑर्गेनिजम्स हमें है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज रहती है, एटलस, एब्डोमिनल पेन, हेरेडिया साइंस है वो हमें दिखाई देते हैं। मिक्स्ड इटियोलॉजिकल एसाइटिस में हम सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडिएंट जो है वो हाई रहता है और एसाइटिस प्रोटीन इज लो। काइलिस एसाइटिस में triglyceride ascites contents is more than 200 mg per dl. So appearance of the ascitic fluid is milky. Fat contents are there, and most common cause is surgical disruption of lymphatics. But Chiari syndrome है, वो भी आपको सिरोसिस ही दिखाई देता है। और पैंक्रियाटिक एसाइटिस जो है उनमें सीरम अमाइलेज लेवल्स भी हमें देखनी चाहिए और एसाइटिक फ्लूइड लेवल्स ऑफ द अमाइलेज ये भी देखनी चाहिए। एसाइटिक फ्लूइड में सीरम अमाइलेज लेवल जो है वो इंक्रीज दिखाई देती है। ये भी एक है, वो भी आपको स्लाइड शेयर में ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो डायग्नोस्टिक ये क्या क्या करना चाहिए, तो रूटीन में हमें रूटीन इन्वेस्टिगेशंस तो सभी करने चाहिए, यूरिन और ये सब, लेकिन डायग्नोस्टिक में लिवर फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए, रीनल फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए, कार्डियक प्रोफाइल करनी चाहिए और एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन भी करनी चाहिए। तो सीरम प्रोटीन्स भी अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन ये भी हमें करने चाहिए। IgG, IgM levels are generally increased in the cirrhosis and biliary cirrhosis. एसाइटिक फ्लूइड ये भी डिटेल से वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य चिकित्सा का उपक्रम जो है उनमें नित्यमेव विरेचयेत ऐसे दिखाई देता है।
तो ये विरेचन चिकित्सा जो है ये मैं थोड़ा ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये विरेचन चिकित्सा जो है वो भी रक्त और पित्त के प्राधान्य में बताई गई है। तो यहाँ भी हमें वो संप्राप्ति का आधार लेते हुए ये करना चाहिए कि एलिवेटेड पित्त दोष पे काम करने वाली चिकित्सा है। तो धातुपाक प्रोसीजर पे भी ये चिकित्सा काम करेगी। फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वो कम करने में भी काम करेगी। और ये जो मेरा वर्क था उसमें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, तो अग्निवर्धन ये भी दिखाई दिया था हमें पेशेंट्स में। पेशेंट्स की भूख बढ़ गई थी, प्रॉपर डाइजेशन हो रहा था और ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो कम हो रहे थे। साइमल्टेनियसली ये जो मैं बता रही हूँ कि मार्गग धातु जो है वो हमें एब्नॉर्मली एसिटिक फ्लूइड में भी दिखाई देते हैं, यूरिन में भी दिखाई देते हैं। तो ये जो है तो increased bilirubin, SGOT, SGPT और globulin levels were considerably decreased in the patients with the विरेचन चिकित्सा with इच्छाभेदी रस। और अंशपोषक अंश जो है उनमें सीरम अल्बुमिन प्रोटीन लेवल्स वर increased than the initial stages। तो धातु स्थिरत्व ये जो विरेचन चिकित्सा का कार्य बताया है वो हमें इन पेशेंट्स में दिखाई दिया था। तो धातवश्च विशुद्धंति और धातु स्थिरत्व ये जो दो कंडीशंस है वो हमें अचीव कर सकते हैं नित्यमेव विरेचन से। दूसरी बात है कि मल शोधन भी हो जाता है। तो मल शोधन होता है तो वो भी मल संचिति और दोष संचिति जो है वो निर्धारण करने के लिए यह विरेचन चिकित्सा कार्यभूत होती दिखाई देती है। दूसरा है कि इन पेशेंट्स में हम उन्हें दुग्धाहार देते हैं। तो दुग्धाहार भी दुग्ध ये भी सौम्य विरेचन द्रव्यों में बताया गया है। तो उससे थोड़ा विरेचन भी हो जाता है और ये एकांतिक हितकर भी बताया गया है। एकांतिक हितकर है तो धातुओं का स्थिरत्व रखने के लिए भी इसका उपयोग हो जाता है। और जो लवण वर्जित आहार उनको बताया है, तो लवण जो है उसका कार्य है अभिसंधि। दूसरा है उनमें द्रव और ये पृथ्वी गुण प्रदान है और अग्नि गुण प्रदान है और द्रवता उसमें उत्पन्न होती है। तो ये जो कार्य बताए गए हैं लवण के, तो लवण वर्जित आहार जो है तो अगर हम उनको देते हैं तो उसके हिसाब से लवण वर्जित आहार से धातुपाक की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अभिसंधत्व कम हो जाता है और वो कार्यकारी होते दिखाई देता है। तो दूसरी ये बात है कि लवण जो है वो रक्त और पित्त दुष्टिकर भी है। क्लेद वर्धनानाम श्रेष्ठ ऐसा भी उसका बताया। तो क्लेद कम होने में लवण वर्जित आहार हमें मदद करता है। तो ये थोड़ा मैंने प्रयास किया है थोड़ा कम समय में ये करने का। आप अगर कोई इसमें इनपुट्स देना चाहते हो तो दे सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बढ़िया रहा, एकदम मजा आया। थैंक यू सर। अभी हाँ जाइए मैडम। हाँ सर, एक्चुअली किसी और विद्वज्जनों को हाँ स्क्रीन बंद करा ना। देशपांडे मैडम हाँ। शेयर स्क्रीन बंद कर। एक मिनट। यस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत डीपली मैडम ने एक्सप्लेन किया। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट other members of this our parishad if they want to add something in the, you know. मंजिरी मॅडम नमस्ते. नमस्ते नमस्ते मॅडम मी संदीप, ओळखलं का? हो हो, म्हणजे काय ओळखणार? म्हणजे काय ओळखणार कसं नाही. मैडम मुझे ये पूछना था कि आपने जो मराठीत टेस्ट बोला सर, मॅडम ना मराठी कळतं. नाही बाकीच्यांना पण बाकीच्यांना अनुबैश्यजींना नाही कळणार ना, असं नाही चालणार. हो. तो मैडम मुझे ये जानना था कि
ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट कंडीशन के लिए पहले जो किया जाता था उसके रिगार्डिंग केवल असाइटिक फ्लूइड, ये जो बॉडी फ्लूइड है, इसी में SSAAG सैक टेस्ट करते हैं, सीरम अल्बुमिन, सीरम एसिटिक अल्बुमिन ग्रेडियंट। हो मैडम। तर वो आपके ये जो आपने प्रेजेंट किया उसमें कहीं नहीं आया था, तो उसी के रिगार्डिंग यही तो वो टेस्ट है जिसके द्वारा हम ट्रांसुडेट एक्सुडेट, क्योंकि अदर बॉडी फ्लुइड्स में नहीं किया जाता है, असाइटिस में ही किया जाता है। तर असाइटिस में ही किया जाता है। इन्क्लूड नव्हतं का, मला ते विचारायचं. नाही प्रेझेंटेशन मध्ये इन्क्लूड आहे, पण तेच विचार असा झाला की ते जे टेबल दिलंय ना मी, द टेबल आय हॅव शेअर्ड विथ यू. That table is self-explanatory for the differential diagnosis. Yeah. So, Madam, my second question is that shall we consider non-alcoholic cirrhotic, that is fatty liver in females? Definitely. Where should we stand here? In which type, madam, regarding ascites? यकृतोदर, प्लियोदर, यकृतदाल, यकृतोदर, यकृत प्लियोदर, इसमें कंसीडर कर सकते हैं। बोथ ना मैडम? बोथ। ओके मैडम, थैंक यू। मंजरी मैडम, बहुत अच्छा रहा आपके प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा रहा। और मेरा एक प्रश्न है उदर रोग के संदर्भ में, सभी रोग के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है, सर्वे अपि रोगाः मंदाग्नौ सुतराम उदराणि च, ये शब्द उदर रोग के लिए क्यों कहा गया है? अग्निदोषान मनुष्याणाम दुष्यंत अग्निदोषतः चरक कहता है, तो ये क्यों, वाई ओनली फॉर उदर रोग, वाई नॉट फॉर अदर? उसके बाद भी अतिसार, ग्रहणी और गुल्म के लिए कहता है कि तीनों अग्नि बढ़ने से होता है, कम होने से होता है, तो इसको हमेशा अग्नि को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वहां अग्नि की बहुत महत्वता देती है। मगर यहाँ उदर रोग की बात करिया जाए तो उदर रोग के संप्राप्ति में ही ये बात आती है। व्हाई मोर एम्फेसिस हैज बीन गिवन टू अग्नि? इसके बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करिएगा, क्योंकि आपके एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़े से इसमें चाहिए था। नहीं सर, कैसा है, सभी रोगों में तो करना ही है, रोगा सर्वे अपी ऐसे बोला है, तो सभी रोगों में अग्नि का सुतराम उदराणि चाहिए, ये है। हाँ, मैंने क्यों कहा होगा, मैं आपने जस्ट ओपिनियन, मतलब क्या क्यों कहा होगा? व्हाई इज मोर एम्फेसिस? ये जो आपने पहले जो बोले ना, ग्रहणी है, अर्श है, प्लीहा रोग है और अतिसार है, इनमें भी अग्नि की दृष्टि होती है। लेकिन इन व्याधियों के उत्पत्ति के बाद भी अगर वो विरुद्धासन और ये सब चालू रहता है तो उदर की उत्पत्ति होनी ही है। और दूसरी बात ये कि जो निदान बताया गया है, हाँ, आज के डेट पे जो निदान हम लोग को जो समझ में आता है कि जैसे उदाहरण तौर पे हम लिया जाए, जलोदर की बात किया जाए तो उसमें मेजर काजस, माइनर काजस और अनकॉमन काजस की हम बात करते हैं। तो वहां पर तो क्लियर कट है भैया ये मैलिग्नेंसी से हो रहा है या ट्यूबरकुलोसिस के कारण। जलोदर सर, आपको जलोदर कहना है या जातोदकावस्था कहना है? नहीं, हमको तो जलोदर की हम बात करेंगे, आयुर्वेद के रेफरेंस की बात किया जाए। नहीं, वही जलोदर ये टाइप की बात कर रहे हैं या जातोदकावस्था की? जातोदक की बात नहीं कर रहा मैं, तो सिर्फ जलोदर की हम बात कर रहे हैं। और तो उसमें जो काजस आयुर्वेद के जो बताया गया और मॉडर्न के जो काजस में बताया गया है, उदर रोग के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो बहुत सारे है, तो आज के डेट में वो निदान आउटडेटेड है। तो क्या बच्चों को वो पढ़ा के उतना श्लोक बैठ करके क्या फायदा होगा? तो क्या उसको सिलेबस हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? नहीं, सिलेबस से हटाना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं कह सकते ना कि हटा दिया है। और ये वहां भी बताया गया है कि जलोदर जो है वो अशुकारी है। नहीं, वो निदान की हम बात करिए जाए। ओनली आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द निदान। हाँ सर, जलोदर के निदान में ही ऐसा बताया कि ये अशुकारी है और उसके स्पेसिफिक हेतु बताया गया है कि पंचकर्मोपचार जो है उनका हीन योग होता है, मिथ्या योग होता है और ये होता है। नहीं, बस वही दो ही चीजें है, दो स्नेह पान करने के बाद वही एक है ना क्षीण व्यक्ति में उसी तरह का बताया। क्या आज के कंटेक्स्ट में बच्चों को क्लियर कट पता है कि भैया अससाइटिस डेवलप होने के कारण जो है बहुत क्लियर कट है ना? ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए कि स्नेह पित्त से जो अवस्था है उसमें जो कंडीशन हो गई है पेशेंट में,
तो उसमें जो जल का सेवन किया है वो अगर दूषित जल है तो उससे उन इन्फेक्शियस फोकस उसमें जा सकता है और स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना। ये तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, मगर मेरा ख्याल से क्या इसको हम लोग बच्चों को टीच करते वक्त आयुर्वेद को भी श्लोक बैठ करना, बच्चों को मॉडर्न भी पढ़ना है, तो कितना तक बच्चे उसको झेल पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे निदान हैं उधर रोग के कंटेक्स्ट पे। तो आज उस समय का जो लोग खाते थे भैया उसको लिख दिया, आज के डेट में तो बहुत सारे चीजें निदान को हार आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। सर तो इसीलिए मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऐसे ही बोला था कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मॉडर्न का ये तो हमें लेना ही चाहिए, उसको हम टाल नहीं सकते, उसके इन्वेस्टिगेशंस तो हमें करने ही चाहिए, उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं, हमको ये लगता है कि इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आयुर्वेद के हिसाब से डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने लिया ही नहीं है। नहीं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेद में सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, वो कोई भी कर सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आधार उसमें तो भैया उसमें बता दी कि वात जागा तो कृष्ण वर्ण शाह वर्ण का सिरा दिखती, वो पित्त जागा तो पीत वर्ण का, वो तो इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं लक्षण के आधार पर। वो तो तेरी पास होने का वो अलग चीज है, बच्चे क्या बात हो। लेकिन बट अप्लाइड एस्पेक्ट की बात किया जाए तो क्या हम लोग बच्चों को पढ़ाते वक्त जो असाइटिस के उत्पन्न होने का जो कारण है ना, तो सिरोसिस ऑफ लिवर की हम बात किया जाए, बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा लिया जाए। मैलिग्नेंसी की बात किया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बात किया जाए, तो बच्चों को भी क्या हाइपोप्रोटीनेमिया की बात किया जाए, तो मेरा ख्याल से दैट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट रादर देन गोइंग इनटू दी वही वाला हरान, वो भी श्लोक पाठ करेंगे, ये भी लेकिन मेरे अभी इधर का ना उधर का। अभी मेरे समझ में आया है आपको क्या बोलना है। तो हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनको उनके सामने रखते हुए ये उनको दिलासा दे सकते हैं कि हमें ये पढ़ना ही चाहिए। यही मैसेज आपको पास करना था। हाँ, यही करना है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो भी मैंने कंपेयर किया था डायूरेटिक ट्रीटमेंट से और विरेचन चिकित्सा से, डायूरेटिक ट्रीटमेंट से उनमें रिकरेंस आ जाता है और विरेचन चिकित्सा में भी 2 द्रव्य लिए थे मैंने, एक इच्छा वेदी लिया था, एक अश्वकंचुकी लिया था। अभी इच्छा वेदी से उनमें ज्यादातर रिकरेंस नहीं दिखता है, उनमें अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। और इच्छा वेदी का एक ये गुण है कि हम जहाँ चाहे वहां उसे स्टॉप कर सकते हैं विरेचन। दही और चावल दिया तो उनके वेग जो है वो कम कर सकते हैं। तो अगर उनमें कोई क्रिटिकल कंडीशंस आती है तो हमें उसी वक्त उसको स्टॉप करना संभव हो सकता है इच्छा वेदी से। सो इच्छा वेदी इज गिविंग मोर appreciable results in the patients of ascites rather than diuretic and other विरेचन चिकित्सा। एक प्रश्न और है, और जो कहता है ना सभी उधर रोग बैठगी सर ओके। नहीं एक प्रश्न गणिका जी का पहले ले लेते। गणिका जी ने एक प्रश्न पूछा है। ओके सर, ओके है ना, आपका फिर इसके बाद लेते हैं। मैम, अ फीमेल पेशेंट एज 43 years endometrial polyp has splenomegaly with all hematological values in normal range. What will be the pathogenesis behind this? तो जूम चैट पे पूछा है उसने, गणिका करके, कहाँ से है मुझे नहीं पता, वो अगर अपना परिचय दे, माइक और कैमरा ऑन करे तो कुछ बात बने। सर अभी एंडोमेट्रियल पॉलिप है, स्प्लीनोमेगाली है, तो जो हम ये सोच सकते हैं कि धातु वैसे में अभी मैंने जो बताया ना सूत्र आपको, क्लेशम विनाशम व अपनोति वगैरह वगैरह, वो अच्छा तो ये गणिका जी नहीं है, जसकीरत जी है अमृतसर से। तो ये जो चिकित्सा इनमें हम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा एबनॉर्मल मांस धातु जनित प्लीहा वृद्धि ऐसे करके उनमें अगर वो प्लीहा वृद्धि की जो चिकित्सा बताई है उसमें भी न कि रक्त की चिकित्सा बताई है, उसमें 4 अग्निकर्म बताया है। तो ये अभ्यंतर स्रोतस विमार्ग गमन जो है, अभ्यंतरतः स्रोतस विमार्ग गमन, ये हमें सोच के उनमें अगर क्षार चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा देती है तो उसमें रिलीफ मिल सकता है।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसे 7 साल हो गए, भोपाल में मिले थे, हाँ, आनंदपुर भोपाल में से। मिले थे। अभी जस्ट 22 to 27 था ना हमारा। येस, यस यस। आजच सकाळी मी भोपाळचे मैडम फोटो हाँ फेसबुक वर शेअर केले. एक मुझे मतलब डिस्कशन के लिए आपको क्वेश्चन नहीं है, जो जातोदक और अजातोदक अवस्था है, तो अजातोदक अवस्था में जैसे बताया कि सिरा जाल दर्शन, हाँ और जातोदक अवस्था में अंतर्धानम भवति है सब। हाँ तो प्रैक्टिकली तो जब ज्यादा डिस्टेंशन होता है, फ्लूइड लेवल ज्यादा होता है, हाँ। तभी वो कैपेट मेड्यूसिया दर्शन होता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट को समझाने में, मतलब अच्छा, उसके बारे में किसी को अगर देखिए सर, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ आपको क्या ये करना है। मतलब प्रैक्टिकली और जातोदक अवस्था में लिखा है कि सिराजाल अंतर्धानम भवति, डिसअपियर नेटवर्क ऑफ वेन्स। हाँ हाँ प्रैक्टिकली जब जातोदक अवस्था होती है, फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंशन, तब भी वो नेटवर्क ऑफ वेन्स विजिबल होते हैं उधर पे। तो आयुर्वेद और मॉडर्न को उसको वहाँ कोरिलेट करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब स्टूडेंट को समझाने में, व्हेन वी आर टेकिंग क्लिनिकल क्लासेस तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों लिखा होगा, मतलब चरक में? फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैंने अभी संप्राप्ति बताई है, तो रक्त पित्त की जो संप्राप्ति है उसमें जो हाँ Ma'am, I did all the questions. हेलो हेलो हाँ बोलिए मैडम, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। तो ये जो अंतर्धानम ये जो है ना, तो ज्यादा टेंस होती है तो वो डिसअपियर होती है। उसके पहले की अवस्था में उनमें एंगेजमेंट ज्यादा दिखती है, तो वो हम बता सकते हैं। और इसके पहले भी जो है तो उनमें एंगेजमेंट होने का कारण जो है तो रक्त पित्त की संप्राप्ति में भी बताया गया, तो वो हम उनको डिस्कस करके ये बोल सकते। मॅडम मी ह्याचं उत्तर देऊ इच्छितो थोडस। सर वो ऐसा है कि देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन आयुर्वेदा एंड बिटवीन मॉडर्न। स्पाइडर नेवी ड्यू टू कैपुट ओवर द एब्डोमेन, तो वो जो सिरा जाल है वो अलग बता रहा है, वो स्पाइडर है। एंड व्हाट मॉडर्न सेज दैट इज ट्रांसवर्स वेरिकोज वेन ओवर द एब्डोमेन, नॉट ब्लूइश ग्रीनिश कलर ऑफ दैट सिरा, दैट इज कॉल्ड स्पाइडर नेवी। तो इन स्पाइडर नेवी में और ट्रांसवर्स वेरिकोज वेन का जो मैडम ने अभी बताया एब्डोमेन में, वो वेन्स फ्लैट हो जाने से गायब हो जाती है। तो ये कंट्रोवर्सी दोनों में बनी रहती है सर, तो कृपया स्पाइडर नेवी को अलग तरीके से देखें और सिरा जाल दर्शन को अलग तरीके से देखें। जैसे भी बताया गया है ना वैसे हाँ ही मैडम, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। इंटीरियर वेना के वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना। मैडम, हाँ can you explain the expertise regarding जातोदक अजातोदक एंड पिच्छावस्था बघायला भेटते का? हो मिलते ना, पिच्छावस्था हमें मिलती है, दिखाई देती है, और उसके लिए हमें इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। हमें अगर पेशेंट लाई डाउन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में है, तो उसका अगर हम ब्रीदिंग ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्रीदिंग के टाइम पिच्छावस्था में उधर की जो हलचल दिखती है वो अगर हम कॉन्सेंट्रेटली देखते हैं तो उसमें हमें पिच्छावस्था दिखाई देती है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और उन पेशेंट्स का अगर सोनोग्राफी किया है तो उनमें माइल्ड टू मॉडरेट एसाइटिस दिखाई देता है। मॅडम आपण जे आता फॅटी लिव्हर बघितलंय, तर यकृत वृद्धी आणि यकृत दर याच्यात बेसिक फरक कसा करणार मग आपण? जसं आता यांनी विचारलं पॉलिप्स, स्प्लिनोमेगॅली, रक्त स्रोतस का लॅक, डिजनरेशन किंवा फॅटी लिव्हर हे एक उदाहरण सांगितलं, तसं बाकीच्या पण गोष्टींमुळे हिपॅटोमेगली होणारच आहे ना। तर त्याच्यासाठी आपल्याला ते डिफरन्शियल डायग्नोसिस आणि त्या पद्धतीने तो विचार करणं। एक म्हणजे
अभ्यंतर विमार्गगमनाचं एक एक्झाम्पल म्हणून मी ते सांगितलं. हो. देखिए क्वेश्चन पूछने वालों से और मैडम से 1 मिनट दोनों से अनुरोध है कि ये हिंदी में या इंग्लिश में. हाँ नहीं, वही मैं बता रही थी कि ये एक उदाहरण करके बताया मैंने कि ये अभ्यंतर स्रोतस विमार्गगमन की जो संकल्पना है उसका एक उदाहरण बताया फैटी लीवर कर. उसमें अदर कंडीशंस भी आ सकती है, तो हमें उस हिसाब से वो विमार्गगमन चेक करना चाहिए. तो ये एक एग्जाम्पल बताया. ये शिप्रा अग्रवाल जी का भी एक प्रश्न है. वो पूछती हैं कि एसोसिएशन ऑफ पीसीओडी विथ कोलियोलिथियसिस, अदर एसोसिएशन ऑफ स्प्लीनोमेगाली विथ मेनोरेजिया इज सीन. इज देयर एनी पैथोलॉजिकल कंपैरिजन विथ दीज डिजीजेस? वो अभी थोड़ा उस पे विचार करके बोलना चाहिए, ऐसे एब्रप्टली नहीं बोल सकती सर. सही बात. क्योंकि वो मॉडर्न के हिसाब से उनका थोड़ा ये करके उनको मैं कभी अगर अगले टाइम मिले तो उस टाइम भी मैं बता सकती हूँ. पीसीओडीज और कोलियोलिथियसिस. ओके. और स्प्लीनोमेगाली विथ मेनोरेजिया. उन्होंने कुछ विचार किया होगा, है क्या शिप्रा जी? आप जुड़ी हुई हो? शिप्रा जी अनम्यूट कीजिए और पूछिए. Yes sir, good morning everybody sir. Sir, can you hear me sir? Yes, absolutely clear. Good afternoon ma'am. Ma'am, actually मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि there is an association of PCOD with this कोलियोलिथियसिस. And मतलब काफी पेशेंट से मुझे ऐसा मिला है. That's why I was asking कि क्या ऐसा कुछ है कि उदर रोग और गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कुछ संबंध है? वैसे तो सभी में है, संबंध है ही ना. ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें है इसमें नहीं. वो तो आपको जितने एविडेंस बेस्ड ये करना चाहिए. मुझे लगता है ये जो कोलियोलिथियसिस है ना, ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंसिडेंटली एकदम कुछ दूसरी वजह से सोनोग्राफी की. That's what she is saying. She must have observed in her, she must have observed a few, and that's why I'm asking this question on this diet. That's why. And recently I have seen that in menorrhagia patients, because in these days because of COVID I am getting many patients of menorrhagia, and when I go for an ultrasound I see that there is a splenomegaly along with this. So otherwise there is no bleeding disorder. मतलब splenomegaly क्यों फिर हो रहा है उसमें? तो that's why I मतलब मैंने ये question आपको put up किया है कि ऐसा कुछ है क्या जिसको हम कोई आयुर्वेद में मैं मिस कर रही हूँ, कहीं संप्राप्ति में या कहीं पे निदान में ऐसा कोई एसोसिएशन मिल रहा हो. सो कोविड तो हम वायरल फीवर और no ma'am, not like that. COVID conditions means they are not the patient of COVID, they are just like that. मतलब मेनोरेजिया के पेशेंट हैं, जब मैं उनका अल्ट्रासाउंड कराती हूँ तो मुझे उसमें उनमें मेनोरेजिया के साथ स्प्लेनोमेगली मिल रही है. तो that's why I was asking this question. There is a point in her questions. रज दृष्टि रस उपधातु है रज, तो उसकी दृष्टि से ही रजो दृष्टि हो रही है और ये रस रक्त स्प्लेनोमेगाली हो रही है. But 100% means every time you will not get the so that what are those special conditions where you get menorrhagia and splenomegaly together. That's what she wants to ask. That's my question. Because in my it must be an observation because we are doing in every patient. You maybe like that only, but basically मेरे को ये मिला था. ये है ना, तो ये है कि तेषां क्षय वृद्धि शोणित नहीं. प्रिंसिपल है. और ये रक्त की मूल स्थान है तो आश्रय और आश्रय की प्रकृति तो होती है. ये बेसिक प्रिंसिपल वहाँ लगा के आप उसकी ट्रीटमेंट भी वैसे उसी हिसाब से कर सकते. मॅडम मी याचं उत्तर देऊ का थोडंसं माझ्या पद्धतीने? प्लीज तुमच्या परमिशन ने मॅडम प्लीज. देखिए मैडम, why splenomegaly occur? What are the basic concept? The basic concept is that splenomegaly is always due to
spleen having a typical function, and what is that function? Typical Graveyard of RBCs. It's having a graveyard of RBCs. RBCs, and whenever there is a wear and tear mechanism in RBC and RBC fragility is increases, RBC का फूट वाला जो प्रकार है वो ज्यादा बढ़ता है, at that time splenomegaly is occurred. And what are the consequences regarding splenomegaly, and what Manjiri madam explained, that is Mulastano of Rakta, and where the Rakta regarding to RBC. So which hemoglobinopathy? Can you understand hemoglobinopathy? Yeah. Not increase in HbRBC, it is not decrease in HbRBC. It is a abnormal formation of hemoglobin. Okay. Just like G6PD syndrome, just like thalassemia, just like sickle cell anemia, in those person, and congenital spirosis, which is a congenital spirosis is a inborn error of metabolism regarding disorder. And whenever this congenital spirosis, we had seen 2 to 3 patients which needed extraction of that spleen. Splenectomy is needed, and still that person do not do, because his anemia is regarding that splenomegaly. तो splenomegaly क्यों बढ़ रही है? क्योंकि RBC का destruction all of sudden वो बढ़ जाता है, all of sudden. So there is a relation between RBC destruction and bilirubin formation. Okay. रक्त का आश्रय श्रवण भाव ज्यादा बढ़ता है तो पॉलिप्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं. Where it is a uterine fibroid, uterine polyps, or even a hemorrhoid. Yes. तो ये इस तरह से हमें इस चीजों को समझना चाहिए. अब आयुर्वेद का अगर टिपिकल रेफरेंस लेते हैं तो एक ही जगह पे हमें स्प्लीनोमेगाली बताया है, दैट इज मेदक्षय. Whenever the patient is having मेदक्षय लक्षणानि, at that time आयुर्वेद डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड मेदक्षय लक्षण के अंतर्गत प्लीहा अभिवृद्धिम च, देयर स्प्लीनोमेगाली कैन हैपन. तो आप कृपया इस बिलिरुबिन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, स्प्लीन एंड सम हीमोग्लोबिनोपैथीज वाला आरबीसी वाला जो फार्मूला है वो दिमाग में रखते हुए उसके द्वारा पित्त का आश्रय भाव याद करते हुए, और ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जब रक्त धातु दुष्ट होता है, स्रोतस दुष्ट होता है, तब बताए हुए लक्षण ये लक्षण ना होते हुए रक्त व स्रोतो दुष्टि के लक्षण ये सिम्टोमेटिक नहीं है, ये इटसेल्फ एज अ डिसीज है. कृपया आप उसके द्वारा पढ़े और उसे समझे. थैंक यू. संदीप, मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ मैडम प्लीज. ये जो आपने बताया कि ये व्याधि स्वरूप ही लक्षण है रक्त के. यस मैडम. ये फर्स्ट थिंग है. दूसरी ये बात है कि ये जो धात्वग्नि विकृति के लेवल पे जो कार्य होता है, बरोबर मैडम. तो रक्त ये बेसिक है, उनमें सभी धातुओं के पोषण के गुण होते हैं. तो रक्त की विकृति है तो मांस की भी विकृति होती है, और उसके बाद मेद की विकृति होती है. तो धात्वग्नि विकृति से आम अपक्व ये जो धातु है वो संचित होने के बाद जब ये अवस्था मेद तक जाती है तभी प्लीहा वृद्धि होती है. तो उसमें ये जो विकृत धात्वांश जो है उनमें संचित होने के बाद ये संप्राप्ति वहां तक जाने के बाद ही वो लक्षण दिखाई देता है. तब तक वो सब क्लिनिकल स्टेज में रहता है. ठीक है. वेरी करेक्ट. वेरी राइट. थँक यू मॅम. थँक यू सर. अजून एक क्वेश्चन आहे. नमस्ते मॅडम, युअर व्ह्यू रिगार्डिंग प्लीहोदर एज पर चरक एंड सुश्रुत पिच्छोत्पत्ति may be assessed by Puddle sign. Splenomegaly and menorrhagia probably needs to consider ITP or what? काय कळलं? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये वाचू शकता. क्वेश्चन नाही आहे मॅडम, वो आणि कमेंट ते कमेंट आहे. ओके ओके बोला है ना. ये तो उन्होंने अपना व्यू दिया प्रसन्ना जी ने. व्यू दिया है उन्होंने. हाँ. ओके. ऐश्वर्या जी कुछ कह रही है. ऐश्वर्या रानाडे जी. प्लीहा with menorrhagia can be correlated with रक्तपित्त. ओके ठीक है. आज की क्वेश्चन आंसर सेशन मुझे लग रहा है पूरा हो गया. अच्छा डिस्कशन. अच्छा रहा डिस्कशन. अच्छा रहा. बिल्कुल बहुत अच्छा डिस्कशन. आज
7th एनिवर्सरी भोपाल की मना ली सब लोगों ने। 7th एनिवर्सरी भोपाल की। यस, सो सभी को हो गया है सबका हो गया। सभी को नाग पंचमी और चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बहुत। यस सर, आप सभी को भी। सर आपको सर अभी लास्ट में मैं सबका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ सभी का। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं मैडम, आपने अपना बहुमूल्य धन्यवाद, सही बात है, और हमको संभाला। तो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए जय जी, जय जी करेंगे। अतुल जी को देंगे आप। थैंक यू वेरी मच मैडम। हम लोग तो सर अब देखने वाले लोगों में, करना इन्हीं लोगों को है। जय जी ही शुरुआत करेंगे, जय जी धन्यवाद देंगे। नहीं आप नहीं मैडम, मेरी ये है आप बड़े हो, आप अतुल सर और नहीं मैडम चलने दीजिए, कोई नहीं, वो तो आप लोगों को करना। सो मुझे बोलना है थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत कम नोटिस पे आपने ये पूरा टॉपिक एंड वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली यू एक्सप्लेन वेरी वेल। एंड ये जो डिस्कशन हुआ इस ग्रुप पे, वो जो डिस्कशन सुनने के बाद आई एम रियली हैप्पी दैट अवर पर्पस वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर गोल। मीन्स जिस चीज के लिए या जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये परिषद के ये जो एक्टिविटी शुरू की है, वो एवरी वीकली अच्छी तरह से हो रही है। पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, अच्छा डिस्कशन हो रहा है, अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं। Thank you very much to everyone. Thank you very much to Deshpande madam, and my special thanks to Pawan Kumar sir and Atul sir, जिन्होंने मुझे 1 महीने के लिए कोऑर्डिनेटर करके अलाउ किया इस बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत नई एक्टिविटी में। सो ये मेरा भी लास्ट ये है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दोनों ने। सो एंड नेक्स्ट मंथ से आई थिंक दीप्ति मैडम कोऑर्डिनेट करेंगी चारों लेक्चर्स। So once again, thank you very much, and I declare with the permission of the seniors and chairpersons that this session is over. Thank you very much. Thank you very much. चलिए, जय जी ने बहुत अच्छा 4 सेशन कोऑर्डिनेट किए, उनका विशेष धन्यवाद हम लोग दे देते हैं, अध्यक्ष और सचिव लोग। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें मुझे दो शब्दों पे आक्षेप है इनके। एक तो ये कि हमने अलाउ किया, हमने अलाउ नहीं किया, हमने निवेदन किया था आपको। बिल्कुल बिल्कुल वही। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ऐसे कैसे मान लिया कि ये आखिरी है? सही बात ऐसे नहीं सर, पवन सर सही कह रहे हैं, शुरुआत है। पवन सर सही पकड़े। एक्चुअली सर हर मंथ में आपने जो हर मंथ को अलग अलग शुरू किया है, हाँ वो सही है, पर ये जिम्मेदारी आखिरी नहीं है आपकी। वो पुनः फिर मिल सकती है, अच्छे लोगों को बार बार बुलाया जाएगा। जिस उद्देश्य से ये शुरू किया है आपने, वो उद्देश्य मींस डिस्कशन हो रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, बच्चे मींस टीचर्स भी, एंड एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग, दैट इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। या वंडरफुल थिंग। एंड वन मोर थिंग अगेन, गणेश कोले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर फेसबुक लाइव। ऑफ कोर्स सब तो बोलते हैं ना, सब भूमि गोपाल की, वैसे पवन कुमार सर के पास वो है इसके लिए नहीं सर ने वो ये किया। अगले बार से आज मैंने जो कुछ फंबल किया उस चक्कर में गणेश जी ने एकदम नाराज होके एक कह दिया मुझे कि अगली बार से पूरा ही मैं संभालूंगा। ऐसी बात नहीं है, आप अपना मार्गदर्शक। ऐसी बात नहीं है। पवन सर की स्माइल जो है ना, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कर देते हैं। पवन सर का स्माइल जो है ना, एनर्जी दे देता है सभी को। पर गणेश जी ने वाकई मुझे पर्सनल में मैसेज डाला है कि आपको मार्गदर्शक मंडल में बैठो, मैं संभाल लूंगा। अच्छी बात है। सीएमई और आरओटीपी में सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड 30 लोग जाते हैं और एक 12 से 15 स्पीकर्स जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्क्रीन पे सबको मींस एवरी सैटरडे बहुत अच्छे और शिक्षक, बहुत अच्छे अगले सैटरडे को करसर का है। हाँ, करसर का है। बिल्कुल। ओके, अगले सैटरडे पॉपुलर डिमांड पे संदीप देलीकर जी, हेलो, डिमांड है, आप तैयार रहिएगा, विषय दीजिए आपका सर। भविष्य जल्दी ही आपको आमंत्रित किया जाएगा। हेलो, अगले महीने मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि अगले महीने अष्टविध परीक्षा के ऊपर है। अच्छा, तो उसमें एक एक करके दीप्ति जी ने संपर्क किया है 4 लोगों से। हेलो सर। हेलो हेलो, कौन बोलता है? हाँ, मैं डॉक्टर दीप्ति बोल रही हूँ। हाँ दीप्ति, नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार।
हाँ, मैं करेक्शन कर दूं कि फर्स्ट लेक्चर जो है वो उपाध्याय सर का है। नेक्स्ट ओके हाँ, नेक्स्ट वीक जो है ना 1 अगस्त को उपाध्याय सर का है नाड़ी परीक्षा पे। नाड़ी परीक्षा पे, यस। हाँ, और कार सर का 8 को है। ओके। और उसके बाद में एक खंडल सर का है, एक बघेल सर का है। खंडल सर का उसके बाद का है 14th को। सही है, मैडम ने बहुत बढ़िया सब जो है वो पुराने लीजेंड्स को ले लिया मैडम ने, पूरा फायदा उठाया है। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ओके, ओके मैडम, प्लीज लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच।